ए स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत है सभी मित्रों का। हम श्वसन तंत्र की बात कर रहे थे, हम गैसों के परिवहन की बात कर रहे थे। कल हमने ऑक्सीजन के परिवहन की बात की, हमने ऑक्सीजन वियोजन वक्र की बात की, हमने ऑक्सीजन वियोजन वक्र के दाईं और बाईं तरफ की ओर खिसकने वाली बात की। हमने ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन के जुड़ने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन के निर्माण की बात की। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब की बात हमने की। आज आप और हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार से होता है। तो दूसरा जो जात था वो अपना है CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन, CO2 का परिवहन किस प्रकार से होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी है अपन बात करेंगे। शॉर्ट में पढ़ना है, ज़्यादा अपन को डिटेल में नहीं जाना है, ज़्यादा डिटेल में अपन को बात नहीं करनी है। शॉर्ट में अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुख्य रूप से ये जो CO2 का परिवहन होता है ये 3 रूपों के अंदर होता है। हमारे शरीर के अंदर ये 3 रूपों के अंदर इसका परिवहन होता है। सबसे पहले प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, परिवहन किया जाता है। ठीक है, 7% प्लाज्मा में घुलित अवस्था के अंदर किया जाता है। दूसरा, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन ये भी एक प्रकार का अस्थायी यौगिक है। क्या है? अस्थायी यौगिक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऊतकों में जाकर के कार्बन डाइ यानी कि CO2 के साथ में जुड़ जाता है और CO2 के साथ में जुड़ करके ये अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है जिसको कहा जाता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, देखो किस प्रकार से जुड़ता है। पहले एक पॉइंट लिख दो इसके बारे में, इसके बारे में एक पॉइंट लिख दो। CO2 ऊतकों में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है जिसे कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कहा जाता है। देखो हमने कहा कि ये हीमोग्लोबिन CO2 के साथ में जुड़ता है। क्या करता है? CO2 के साथ में जुड़ता है और CO2 के साथ में जुड़ करके ये क्या करता है, HbCO2 का निर्माण करता है। यही HbCO2 क्या कहलाता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन होती है। क्या होती है? ग्लोबिन प्रोटीन होती है। इसी ग्लोबिन प्रोटीन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है और अस्थायी यौगिक कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। हमारे शरीर के अंदर लगभग 20 से 25% है वो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। ठीक है, इस बात का आप है वो ध्यान रखोगे। तीसरा जो मुख्य, अच्छा, ये जो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन है इसका निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब पर निर्भर करता है, लेकिन इसको इफेक्टेड भी एक मुख्य कारक करता है, वो ऑक्सीजन का आंशिक दाब है। और ऑक्सीजन का आंशिक दाब
कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कर देता है, अवरुद्ध करता है, अवरोध करने का काम करता है, उसको संदमित करने का काम करता है। तो एक पॉइंट यहां पर अपन ऐड करेंगे, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन या कार्ब एमिनोग्लोबिन एक ही बात है, हीमोग्लोबिन को क्या कार्ब एमिनोग्लोबिन को एक ही बात है। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण को प्रेरित करने वाला मुख्य कारक CO2 का आंशिक दाब है। परंतु इसके निर्माण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक O2 का आंशिक दाब है। आंशिक दाब है। बहुत जगह पूछा जाता है, एनसीईआरटी के अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के निर्माण को ऑक्सीजन का आंशिक दबाव है वो प्रभावित करता है। ठीक है, बहुत जगह ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा कारक कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के निर्माण को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आए तो आपको समझ लेना चाहिए कि कहां से ये प्रश्न है वो बन रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो अपन पढ़ रहे हैं, दूसरा जो अपने पढ़ा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, इसके अलावा जो तीसरा जो मुख्य कारक होता है वो कौन सा होता है। पहला तो हमने कहा कि प्लाज्मा में घुलित अवस्था में 7% होता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में क्या होता है 20 से 25% होता है। और तीसरा है वो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो अपन बात करते हैं, जो मुख्य रूप से CO2 के परिवहन के रूप में काम करता है, वो होता है अपना बाइकार्बोनेट। कौन सा होता है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में लगभग 70% CO2, 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। इस बात का अपन है वो ध्यान रखोगे। मुख्य रूप से 70% CO2 का जो परिवहन होता है वो किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट रक्त के अंदर पाया जाता है, रक्त के अंदर आरबीसी के रूप अंदर पाया जाता है। हमने जब रक्त परिवहन तंत्र की बात की थी उसके अंदर हमने बताया था कि आरबीसी के अंदर मुख्य रूप से उसके बफर सिस्टम को बनाए रखने का काम करता है बाइकार्बोनेट करता है, और यही बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करने के लिए मुख्य क्रियाकारी भूमिका निभाता है। ठीक है, CO2 अपन बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ में जुड़ करके एक अत्यधिक क्रियाशील प्रकृति का एक पदार्थ संकुल का निर्माण करता है जिसको कहा जाता है कार्बनिक एनहाइड्रेज, कार्बनिक एनहाइड्रेज H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बनिक एनहाइड्रेज। ये जो कार्बनिक एनहाइड्रेज होता है ये प्रकृति का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है, सबसे क्रियाकारी एंजाइम होता है, सबसे फास्टेस्ट एंजाइम होता है। ठीक है, प्रकृति का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम है कार्बनिक एनहाइड्रेज, और ये कार्बनिक एनहाइड्रेज के रूप में रक्त के अंदर परिवहन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इस प्रकार से इसका है वो परिवहन किया जाता है।
इन 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। एक तो CO2 का परिवहन किसके रूप में, प्लाज्मा में, और कार्बामिन हीमोग्लोबिन के रूप में, और बाइकार्बोनेट के रूप में। इन 3 चीज़ों को आप है वो अपने माइंड में रखोगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन क्लोराइड शिफ्ट अभिक्रिया, क्लोराइड शिफ्ट परिघटना। इसको आप है वो एक बार उतार दीजिए, अपन मिटा रहे हैं। क्लोराइड शिफ्ट परिघटना, ये प्रक्रिया आपको समझ में आ चुकी होगी। ये कार्बनिक एनहाइड्रेज सर्वाधिक मात्रा में क्रियाशील होता है। ये अधिकतम मात्रा में आरबीसी के अंदर होता है और कम मात्रा में प्लाज्मा के अंदर होता है, ठीक है। हाँ, क्लोराइड शिफ्ट अथवा हेम्सबर्गर्स परिघटना, ठीक है, हेम्बर्गर्स परिघटना, ये क्या होती है इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना, हमने कहा कि बाइकार्बोनेट के रूप में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, परिवहन होता है। तो बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं, ये आरबीसी से कहां प्रवेश करते हैं, प्लाज्मा के अंदर प्रवेश करते हैं। कहां, प्लाज्मा के अंदर प्रवेश करते हैं। जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, जितने बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में प्रवेश करते हैं, CO2 के परिवहन के समय की बात कर रहे हैं, जितने बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से प्लाज्मा में प्रवेश करते हैं, उतने ही क्लोराइड प्लाज्मा से आरबीसी में प्रवेश करते हैं आयनों के संतुलन को बनाए रखने के लिए। और ये परिघटना क्या कहलाती है, क्लोराइड शिफ्ट कहलाती है। क्लोराइड शिफ्ट है मतलब कि क्लोराइड से संबंधित प्रक्रिया है। तो अपन लिख सकते हैं CO2 के परिवहन के समय आरबीसी से जितने बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में प्रवेश करते हैं, आयन संतुलन के लिए उतने ही क्लोराइड आयन Cl- आयन प्लाज्मा से आरबीसी में प्रवेश करते हैं। इस परिघटना को क्लोराइड शिफ्ट परिघटना कहते हैं। क्लोराइड शिफ्ट परिघटना कहते हैं, ठीक है। हमने ये कहा है कि CO2 के परिवहन के समय आरबीसी से जितने बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है, उतने ही क्लोराइड
प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर प्रवेश करते हैं, वो आयन संतुलन को बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। इस पूरी परिघटना को क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। क्लोराइड शिफ्ट हो रहा है किधर? आरबीसी की ओर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण प्रभाव, एक तो बोहर प्रभाव और एक हेल्डेन प्रभाव। बोहर इफेक्ट और एक हेल्डेन इफेक्ट। बोहर प्रभाव और हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो इधर ध्यान दो। बोहर प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ये बोहर प्रभाव CO2 के आंशिक दाब, किसके? CO2 के आंशिक दाब और pH, CO2 के आंशिक दाब व pH का ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, pH का ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रभाव क्या कहलाता है? बोहर इफेक्ट कहलाता है या बोहर प्रभाव कहलाता है। यहां ऐसे भी लिख सकते हो कि CO2 के आंशिक दाब व pH का ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन पर प्रभाव, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख दो। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन पर प्रभाव बोहर प्रभाव कहलाता है। अब देखो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण अपने पढ़ा था किसके अंदर? ऑक्सीजन के परिवहन के अंदर अपने बात की थी। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा था, उसको जो प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक अपने पढ़े थे, कौन से कारक? इसके अंदर मुख्य रूप से अपने CO2 का आंशिक दाब और pH, ये दो चीजें थी जो ऑक्सीजन को मुख्य रूप से प्रभावित, ऑक्सीजन के परिवहन को प्रभावित कर रही थी। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो अस्थायी यौगिक बना है, इसके वियोजन पर जो इफेक्ट डालता है, वो प्रभाव क्या कहलाता है? बोहर प्रभाव कहलाता है। इसी प्रकार से O2 का आंशिक दाब कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन पर, आंशिक दाब कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के वियोजन पर प्रभाव क्या कहलाता है? हेल्डेन प्रभाव कहलाता है। हेल्डेन प्रभाव कहलाता है। ठीक है, इन दो चीजों को आप है वो ध्यान में रखोगे, एक तो बोहर प्रभाव और एक हेल्डेन प्रभाव। एक पॉइंट आता है डबल बोहर इफेक्ट। डबल बोहर इफेक्ट। ये डबल बोहर इफेक्ट क्या है? डबल बोहर इफेक्ट क्या होता है? बोहर प्रभाव मैंने कहा कि CO2 का आंशिक दाब और pH का ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन पर प्रभाव क्या कहलाता है? बोहर इफेक्ट कहलाता है। सुनो, जब कोई माता गर्भवती होती है तो ये बोहर इफेक्ट वाली शिफ्टिंग शिशु के अंदर अलग तरीके से चलती है और माता के अंदर अलग तरीके से, यानी दोनों के अंदर अलग अलग शिफ्टिंग चलती है। क्या चलती है? दोनों के अंदर अलग अलग शिफ्टिंग चलती है और इस शिफ्टिंग को कहा जाता है डबल बोहर इफेक्ट। क्या कहते हैं? डबल बोहर इफेक्ट। गर्भस्थ
माता व शिशु में बोहर इफेक्ट की डबल शिफ्टिंग चलती है। क्या होती है? डबल शिफ्टिंग चलती है, जिसको डबल बोहर इफेक्ट कहा जाता है। इस पॉइंट को आप है वो नोट कर दो, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये होता है कुछ परिघटनाओं के बारे में अपने पढ़ा, ठीक है। अब है अपन पढ़ेंगे श्वसन के नियमन केंद्र, ठीक है। श्वसन का नियमित करने वाले केंद्रों के बारे में अपन बात करें, श्वसन को रेगुलेशन करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आप इसको उतार दीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे श्वसन का नियमन, श्वसन का नियमन। श्वसन का नियमन किस प्रकार से होता है? हमारे शरीर के अंदर श्वसन की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरीके से किस प्रकार से चले, उसको बनाने रखने के लिए, उस पर कमांड करने के लिए हमारे शरीर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसे केंद्र पाए जाते हैं जो हमारे श्वसन की क्रियाविधि पर क्या करते हैं? नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर श्वसन के नियमन करने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के केंद्र पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। दूसरा है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। तीसरा है कीमो सेंसिटिव सेंटर, कीमो सेंसिटिव सेंटर। और तीसरा है कीमो रिसेप्टर। चौथा है कीमो कीमो रिसेप्टर। ये प्रमुख रूप से 4 सेंटर पाए जाते हैं, हमारे मस्तिष्क के अंदर पाए जाते हैं, जो श्वसन की क्रिया को नियमित बनने का कार्य करते हैं, ठीक है। इन चारों सेंटरों के बारे में अपन अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बारे में। ये क्या होता है? देखो, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ये हमारे पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पश्च मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर पाया जाता है। श्वसन तंत्र को नियमित करने वाला, श्वसन पर नियंत्रण करने वाला प्रमुख ये केंद्र है। मस्तिष्क के अंदर पाया जाने वाला प्रमुख केंद्र, श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण करने वाला प्रमुख केंद्र कौन सा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। कौन सा है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है? ये मस्तिष्क के अंदर श्वसन की क्रिया को नियमित बनाए रखने का कार्य करता है। तो अपन लिख सकते हैं कि यह पश्च मस्तिष्क के
मेंडुला ऑम्लोगेटा। कहां पर? मेंडुला ऑम्लोगेटा में स्थित होता है। ये श्वसन का मुख्य नियामक केंद्र है, जो संपूर्ण श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, संपूर्ण श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करता है। दूसरा है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है, ये पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है, पॉन्स वेरोलाई कहते हैं जिसको। ये पॉन्स वेरोलाई के अंदर पाया जाता है। ये पॉन्स वेरोलाई में पाया जाता है और इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के कार्यों का क्या करता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के कार्यों का नियमन करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के कार्यों के अंदर सहायता करता है। ठीक है, ये पश्च मस्तिष्क के पॉन्स वेरोलाई में पाया जाता है। ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के कार्यों की सहायता करता है, या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के कार्यों का नियमन वो उसकी सहायता करता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये इसकी है वो सहायता करने का कार्य करता है। ये जब इसकी सहायता करता है तो दो सिग्नल उत्पन्न करता है, सिग्नल पैदा करता है। क्या करता है? ये सिग्नल पैदा करने का कार्य करता है। ये दो प्रकार के सिग्नल पैदा करता है, तो स्ट्रांग सिग्नल होते हैं और एक वीक सिग्नल होते हैं। सिग्नल उत्पन्न करता है जो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा कि एक तो स्ट्रांग सिग्नल होता है, ठीक है, और एक वीक सिग्नल होता है। स्ट्रांग सिग्नल और वीक सिग्नल में क्या अंतर है, ये दोनों में अपने वो फर्क समझेंगे। स्ट्रांग सिग्नल होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, और स्ट्रांग होने की वजह से अंतःश्वसन की क्रिया को क्या करते हैं? जल्दी जल्दी करवाने का कार्य करते हैं। यानी कि ये लंबी श्वास के लिए ये श्वास को क्या कर देता है? बहुत ही छोटी कर देता है और अत्यधिक श्वसन को प्रेरित करता है। और ये वीक सिग्नल होते हैं, वो धीरे धीरे सिग्नल मिलते हैं जिससे अंतःश्वसन की प्रक्रिया अधिक समय तक चलती रहे। क्या करे? अंतःश्वसन की क्रिया अधिक समय तक चलती रहे, और अंतःश्वसन की क्रिया लंबी रहेगी तो श्वास भी क्या रहेगी? लंबी रहेगी। ये स्ट्रांग सिग्नल फेफड़ों के आंशिक भराव को प्रेरित करता है, जबकि वीक सिग्नल होता है फेफड़ों के पूर्ण रूप से भराव को प्रेरित करता है। अंतःश्वसन की क्रिया को कम करके फेफड़ों के आंशिक भराव को प्रेरित करता है। और ये
अंतःश्वसन की क्रिया को बढ़ाकर फेफड़ों के पूर्ण भराव को प्रेरित करता है। ठीक है, अंतःश्वसन की क्रिया को बढ़ाकर फेफड़ों के पूर्ण भराव को प्रेरित करता है। ये चीज आप ध्यान रखोगे मुख्य रूप से। अच्छा, ये शॉर्ट श्वास यानी कि श्वसन की क्रिया को क्या कर देता है, कम करता है। अंतःश्वसन छोटी श्वास को प्रेरित करता है और ये लंबी श्वास को प्रेरित करता है। लंबी श्वास को प्रेरित करता है। अंतःश्वसन, अंतःश्वसन और बहिःश्वसन के बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अंतःश्वसन के बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताओ। हमने पूरी प्रक्रिया श्वसन की प्रक्रिया के अंदर बात की थी। ठीक है, पढ़ना जरूरी है। सेट करवा दिया आपने निःश्वसन या अंतःश्वसन बहिःश्वसन की घटनाएं, उस श्वसन की घटनाएं आपने याद नहीं की है तो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, ये इस प्रकार से है, वो कुछ सेंटर होते हैं जो हमारे श्वसन तंत्र को क्या करते हैं, नियमित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा और तीसरा अपन स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हो गया, न्यूमोटॉक्सिक हो गया और कीमोसेंसिटिव सेंटर। ठीक है, कीमोसेंसिटिव सेंटर, ये जो कीमोसेंसिटिव सेंटर होता है ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जस्ट पास स्थित होता है। कहां होता है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में स्थित होता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां होता है? मेंडुला ऑम्ब्लोगेटा के अंदर होता है। कीमोसेंसिटिव सेंटर, देखो ये कीमोसेंसिटिव सेंटर होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जस्ट पास होता है। ये क्या करता है? ये कीमोसेंसिटिव शरीर के अंदर यदि कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 और H+ आयनों की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को क्या करता है, आदेश देता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन की मात्रा अधिक हो गई है और इसका तुरंत निष्कासन किया जाए। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर फिर वापस इसका क्या कर देता है, तुरंत निष्कासन कर देता है। तो ये सेंटर के पास स्थित होता है, स्थित होता है। ठीक है, ये शरीर में CO2 व H+ आयनों की मात्रा बढ़ने पर उसके तुरंत निष्कासन के लिए प्रेरित करता है, उसको उसके तुरंत निष्कासन का प्रेरण करता है। यह शरीर में आयनों के संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है,
ये मुख्य रूप से आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये शरीर के ऊतकों में CO2 और H+ आयनों के मात्रा को बढ़ने पर उसके तुरंत निष्कासन का प्रेरण करता है। ठीक है, चौथा जो है वो कीमो रिसेप्टर। ये कीमो रिसेप्टर क्या होते हैं, सुनो। ये कीमो रिसेप्टर हृदय की जो मुख्य धमनियां होती है, एक तो कोरोनरी धमनी, कौन सी, कोरोनरी धमनी, उस कोरोनरी धमनी के अंदर कीमो रिसेप्टर सेंटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कोरोनरी धमनी में स्थित। और ये कोरोनरी धमनी के अंदर रक्त होता है। रक्त में H+ आयन और CO2 की मात्रा को क्या करता है, नियमित करने का काम करता है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। यदि CO2 और H+ आयन की मात्रा अधिक है रक्त के अंदर तो ये क्या कर देता है, उसके निष्कासन को प्रेरित करता है। ठीक है, ये रक्त की बात करें, ये शरीर में, ऊतकों में, ये रक्त में CO2 व H+ आयन की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। ये मुख्य रूप से क्या करता है, कीमो रिसेप्टर क्या करता है, CO2 और H+ आयन की मात्रा को नियमित करने का काम करता है। ठीक है, अब आपकी एक एनसीईआरटी के अंदर एक स्पष्ट एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप स्टार मार्क करके उसके अंदर लिख सकते हो। मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप नोट डाल करके लिख सकते हो। वो दिया हुआ है कि ऑक्सीजन की सांद्रता का श्वसन के नियमन में कोई मुख्य भूमिका नहीं होती है। ऑक्सीजन की सांद्रता, यहां पर ऑक्सीजन की सांद्रता की बात कर रहे हैं, न कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। तो आप लिख सकते हैं कि O2 की सांद्रता का श्वसन नियमन में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। यानी कि O2 की सांद्रता श्वसन के नियमन में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाती है। ये एनसीईआरटी के हेडलाइन है। ठीक है, देखो ये कुछ सेंटर थे जो हमने श्वसन के अंदर मुख्य रूप से जो काम आते थे श्वसन के नियमन में, उसके बारे में बात की है। कल अपन श्वसन से संबंधित कुछ रोगों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक पॉइंट हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, एक पॉइंट और आपको मैं पढ़ा देता हूं। हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या है, हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ये हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या होता है, ये हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स होते हैं वो हमारे फेफड़ों के अंदर और श्वसनी और श्वसनिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स पाए जाते हैं। ये अंतःश्वसन के समय तनाव संवेदनांग होते हैं, छोटे छोटे, जो अंतःश्वसन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। जैसे ही फेफड़ों के अंदर श्वसन की क्रिया होती है, फेफड़े भर जाते हैं तो ये रिफ्लेक्स पैदा करते हैं। क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्स देते हैं ताकि अंतःश्वसन की क्रिया क्या हो जाए, रुक जाए। ये तनाव संवेदनांग हैं जो
श्वसनी व जो श्वास नली श्वसनी व श्वसनिका में व श्वसनिका की आंतरिक दीवारों में पाए जाते हैं। यह अंतःश्वसन के समय रिफ्लेक्स पैदा करते हैं, रिफ्लेक्स उत्पन्न करते हैं। जो फेफड़ों के पूर्ण भराव को नियंत्रित व नियमित करते हैं। ये एक प्रकार के रिफ्लेक्स पैदा करते हैं, आंतरिक संवेदांग जो रिफ्लेक्स पैदा करते हैं और कहते हैं कि भाई श्वसन की क्रिया क्या कर दो, रोक दो, श्वसन की क्रिया रोक दो, क्योंकि आगे जगह नहीं है फेफड़ों के अंदर, फेफड़े पूर्ण रूप से भर चुके हैं, अब फेफड़ों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई वायु नहीं आ सकती है, तब ये उत्तेजित हो जाते हैं और ये संवेदांग क्या करते हैं, अंतःश्वसन की क्रिया को रोक देते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखना। कल वाली क्लास जो पीछे पढ़ चुके हैं और ये क्लास, ये दोनों क्लास आरबीएससी का जो भी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट पढ़ रहा है, आरबीएससी बोर्ड को ध्यान में, 12th बोर्ड को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो ये दोनों क्लास उसके सिलेबस के अंदर नहीं है। अब जब क्लास अगली लेंगे अपन, कल जो क्लास लेंगे रोगों से संबंधित है, ये आरबीएससी की बुक में है, लेकिन आरबीएससी के बोर्ड सिलेबस से वो हटा दी गई है। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर का जो आरबीएससी के बोर्ड के अंदर जितना भी जो चैप्टर का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, ये अपन एनसीईआरटी के कुछ चीज़ें थी उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। कल है वो श्वसन से संबंधित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। इससे आप लगातार क्या कीजिए, पढ़िए, लगातार इसको रिवाइज कीजिए। हम बार बार कहेंगे कि बायोलॉजी को सीखने का केवल एक ही मंत्र है, उसको बार बार रिवाइज करो। ओके, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, अपने आप को मारिए नहीं, लगातार कनेक्ट करिए, अपने आप को जिंदा रखिए, अपने आप को अपडेटेड रखिए और देखते रहिए ए स्टडी पॉइंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।